Hello, aspirants, and welcome back to our channel. First of all, happy Ganesh Chaturthi to all the aspirants. Today, we'll have the Hindu analysis dated 10th September 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that Tabhira Barani civilization is 3200 years old. Now, talking of its background, we can state that proper by the method of carbon 14, which is known as C14 dating method. By this method, a proper lab, which is US based lab named by the Miami based Beta Analytic Testing Lab, they have proved the remains or the evidence which were excavated recently. It was rice with soil, चावल और मिट्टी जो एक्सकवेट किया गया था, उसका कार्बन 14 मेथड यूज़ करने के बाद ये पता चला कि जो हमारा ताबीरा बारानी सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन अगर मैं बात करूँ, ये प्रॉपर हमारा साउथ तमिलनाडु का सिविलाइजेशन है. ठीक है, उसका डेट पता चला है, उसका डेट एक अज्यूम किया है विच इज़ 3200 ईयर्स बैक, दैट इज़ 55 BCE. डेट वो लोग ने दिया है कि एस्टिमेटेड ये ये जो हमारा तांबीरा बारानी सिविलाइजेशन है वो 1155 BC का है. ठीक है. So the carbon dating analysis of the rice with soil found in the burial in सिवकलाई, जगह जो है जहाँ पे मिला है दैट इज सिवकलाई. सिवकलाई अगर मैं प्रॉपर बात करूँ, सिवकलाई हमारा तोथुगुडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में आता है. वहाँ के एक्सकवेशन से ये पता चला कि इट इज़ 3200 ईयर्स बैक, जिसके वजह से कहीं ना कहीं टू एनकरेज द हिस्ट्री ऑफ तमिल और टू एनकरेज द एंशियंट टाइम ऑफ तमिल, द CM तमिलनाडु CM मिस्टर MK स्टालिन, उन्होंने ये बोला कि ही विल बिल्ड अ प्रॉपर म्यूज़ियम वहाँ पर. ठीक है, वो बोले कि हम वहाँ पे एक प्रॉपर म्यूज़ियम बनाएंगे बाय द नेम ऑफ पोरुनाई. पोरुनाई म्यूज़ियम एक इस्टेब्लिश करने वाले विद द एस्टिमेशन ऑफ 15 करोड़. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि टू एनकरेज इट विल हैव अ प्रॉपर म्यूज़ियम बाय द नेम ऑफ पोरुनाई म्यूज़ियम, क्योंकि जो फाइंडिंग्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं जो ये पोरुनाई है, पोरुनाई का नाम क्यों दिया है, क्योंकि तांबीरा बारानी सिविलाइजेशन का वन ऑफ द मेन वाटर सोर्स जो था वो पोरुनाई रिवर था, इसके लिए उसको पोरुनाई का नाम दिया है. ठीक है, सो गवर्नमेंट ने ये चीज़ चाहा कि क्यों ना हम ऐसे टास्क करें और ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिससे हमें हमारा साउथ इंडिया या फिर हमारे तमिल लैंडस्केप के बारे में प्रॉपर पता चले कि तमिल की हिस्ट्री है क्या. ठीक है, जिसके वजह से मिस्टर स्टैनली ने ये बोला कि ये सेम टास्क जो है या जो सेम एक्सकवेशंस है ये हम अलग स्टेट्स में भी करेंगे, सो दैट हमें प्रॉपर उस जगह का हिस्ट्री पता चलेगा विथ रिलेशन टू या विथ एसोसिएशन टू तमिलनाडु. जैसे कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है वेंगी, देन हमारा कर्नाटका में एक जगह है थलाई काडू, थलाई काडू. देन ओडिशा में एक जगह है पालुर. ये सब जगह पर सेम तरह का एक्सकवेशन किया गया है टू फाइंड आउट द वी कैन से रिलेशन और एसोसिएटिव रिलेशंस बिटवीन तमिलनाडु एंड दैट स्टेट. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दी है रिसर्च इन इजिप्ट. रिसर्च इन इजिप्ट का सिंपल क्यों दिया है, क्योंकि तमिलनाडु आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक दे हैव स्टेटेड कि वो एक प्रॉपर लैब टेस्टिंग या कंडक्ट करेंगे विथ डिफरेंट प्लेसेस. अब ये प्लेसेस क्या है, वो प्लेसेस भी मैं आपको बताती हूँ. प्लेसेस जो हैं वो एक ओमान में आता है, एक हमारा इजिप्ट में आता है. जैसे कि ओमान की अगर मैं बात करूँ, इजिप्ट की पहली बात करें तो इजिप्ट में एक जगह है क्योसेर अल कदीम, और दूसरी जगह है वहाँ पे पर्निका एनेके, पर्निका एनेके. ये दोनों ही हमारे इजिप्ट की जगह हैं. ओमान का जो जगह है, ओमान का एक जगह है जिसका नाम है खोरोरी. अब क्वेश्चन ये उठेगा कि यही सब जगह पर क्यों एक्सकवेशंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो अगर ये प्रॉपर अगर हम जगह देखें हिस्टोरिकली, ये तीनों ही जगह रोमन एम्पायर के पार्ट थे हिस्टोरिकली. बाद में ट्राइब्स ने आके अपने अपने जगह डिवाइड किए, बट पहले वो रोमन एम्पायर का ही पार्ट था. और रोमन एम्पायर के एक्सकवेशन जब हमने निकाले तो वहाँ पर हमें तमिल स्क्रिप्ट्स मिले, देन पॉट श्रेड्स मिले वहाँ पे.
ठीक है, उस कंट्रीज़ में मिले, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि हम इन कंट्री के साथ भी एक्सकवेशन करेंगे टू नो अबाउट द रिलेशन विद तमिल्स विद दैट कंट्री। दूसरा, मिस्टर स्टालिन ने ये भी बोला कि ये जो एक्सकवेशन है, सेम एक्सकवेशन हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी करेंगे, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे थे वो, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब हमारे साउथ में जब राजेंद्र चोला किंग थे, चोला डायनेस्टी के राजेंद्र चोला किंग थे, उनका बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी था इस एरिया में। ठीक है, तो इससे एक एस्टिमेशन किया जा रहा है कि शायद इस जगह पर तमिल हिस्ट्री भी मिल सकता है। क्यों एक्चुअली मिला है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने देखा, कुछ कुछ फाइंडिंग्स हमें दिखे जब अनअर्थ किया गया कि वहाँ पर भी हमारे हिस्ट्री है, कुछ कनेक्टिविटी हमें मिला। दूसरी चीज़ जो हमारे एक्सकवेशंस के थ्रू या कार्बन डेटिंग के थ्रू हम बोल सकते हैं, ये चीज़ मिला था कि 6th सेंचुरी के टाइम पर भी, ड्यूरिंग 6th सेंचुरी टाइम ऑल्सो, तमिलनाडु या तमिल सोसाइटी वॉज सच अ प्लेस विच वॉज द मोस्ट लिटरेट या हैड अ हाइएस्ट लिटरेसी ऑफ दैट टाइम। तमिलनाडु की उस टाइम पे भी हाईएस्ट लिटरेसी मानी जाती थी। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारे जो प्रोफेसर है, कैलकाटा के एक प्रोफेसर है जिनका नाम दिया सुष्मिता बासु। ठीक है, सुष्मिता बासु मजुमदार नाम है उनका। उन्होंने भी एक कंक्लूजन आया, क्योंकि सिल्वर कॉइन्स हुए, देन मौर्य प्री मौर्यन डायनेस्टी में जो हमें सिल्वर कॉइन्स मिले हैं और कुछ कुछ मिले हैं, वो हमारे एक्चुअल में तमिलनाडु के सिंबल्स हैं। तो ये चीज़ एक एस्टिमेशन भी वो लोग ने रिलीज़ किया कि 600 से 700 BC के बीच में प्रॉपर हमारा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में कुछ कनेक्टिविटी ट्रेड का बना था। क्योंकि सिर्फ कॉइन्स ही नहीं, बट हमारे ब्लैक स्लिप्ड वेयर्स हुए, ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्चर्स हुए, देन नंबर ऑफ पॉट्स मिले हमें, कॉइन्स मिले। इट शोड कि 600 के 700 के BC के बीच में प्रॉपर साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हुए थे। सो ये आर्टिकल में हमारे लिए जानना था कि तांबीराबारानी सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन भी अगर मैं बोलूँ, जैसे कि IVC इंडस वैली क्यों बोलते हैं? बिकॉज इंडस वॉज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रिवर ऑफ दैट टाइम। सेम इस सिविलाइजेशन को तांबीराबारानी क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि तांबीराबारानी वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर दैट सिविलाइजेशन, जो कि हमारा साउथ का एक पार्ट था। सो ये आर्टिकल हमारे लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक्सकवेशन ने क्या ईयर निकाला है, डेटेड कौन से जगह पर हो रहा है, हमारी कनेक्टिविटी का अदर कंट्रीज़ के साथ किस पॉइंट ऑफ व्यू तक रिलेशंस हमारे निकाले गए हैं। Now we'll move to the next article. The next article states about C295 induction critical for इंडियन आर्म्ड फोर्स। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी अगर हम बात करें, सो हिस्ट्री में आप याद रख सकते हो 1960s में हमारे पास एक प्रॉपर 56 हम बोल सकते हैं, हमारे पास एक हम बोल सकते एयरक्राफ्ट थे, जिसका प्रॉपर अगर नाम के हिसाब से बताओ तो उनका नाम वॉज AN-32S। ये प्रॉपर एयरक्राफ्ट मशीनरी थे जो कि 1960s में हमारे पास थे, और उसका टर्म सम टोटल कुछ 56 ही था, जो कि अब जाकर सोचिए 1960 से लेके 2021 तक, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। अब जाकर ये दिख रहा है कि उसकी वेयरिंग टेयरिंग भी जो की जा रही है वो बहुत सीवियरली अफेक्टेड है। नाउ इट इज़ अ टाइम कि आपको उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, या रिप्लेस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो ये रिप्लेसमेंट का जो चीज़ था, ये एक्चुअली 2013 से स्टार्ट हो गया था कि इसको हम रिप्लेस कर दे किसी और मशीनरी से, और 2015 में पास भी कर दिया था। बट फाइनली अब जाकर ये प्रॉपर इनिशिएशन लिया गया है कि हम जो है ये जो एयरक्राफ्ट है AN-32S, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय द अनदर एयरक्राफ्ट विच इज़ नोन एज C295 MW। ठीक है, सो अब इसके बारे में अगर मैं प्रॉपरली बताऊं, आर्टिकल में क्या बताया, सबसे पहले आर्टिकल में बताया कि इसके जो मतलब हम इन टोटल ऐसे 56 C295 बनाने वाले हैं। ठीक है, 56 बनाने वाले हैं, जिसमें से 10 जो है वो हमारा प्रॉपर ये एयरबस डिफेंस बनाएगा। एयरबस डिफेंस मतलब स्पेन का डिफेंस सिस्टम, स्पेन का डिफेंस सिस्टम। और जो उसको छोड़ के 46 है, ठीक है, उसको छोड़ के 46 जो है वो इंडिया खुद से बनाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। पूरा का पूरा मैकेनिज्म से लेके हर एक पार्ट, टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंडिया खुद करेगा इस 46 एयरक्राफ्ट का, विद दी
वी कैन से विद दी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम साइनिंग हुआ है बिटवीन दिस इंडियन आर्म्ड फोर्स एंड टाटा कंसोर्टियम, ठीक है, क्योंकि बिडिंग की गई थी और बिडिंग्स जो है इस पे ये दोनों का मेजर पावर उठा है, जिसके वजह से 10 जो है स्पेन बनाएगा और 46 जो है हमारा टाटा कंसोर्टियम बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एयरक्राफ्ट था विद द नेम ऑफ AN-32S वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ एजिंग, ठीक है। सो इसके लिए हमें नई ज़रूरत है एंड हम इसके वजह से एक नई ला रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रॉपर अगर एस्टिमेशन हम निकालें तो इंडिया के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स का इट इज़ एक्सपेक्टेड कि क्लोज टू कल हमें 3 बिलियन का खर्चा होने वाला है फॉर दिस मेकिंग ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, ठीक है। 16 जो है वो हमारा स्पेन बनाएगा और 40 जो है वो हमारा इंडिया बनाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। 16 जो है वो हमारा स्पेन बनाएगा, जो कि आफ्टर साइनिंग द डील विद इन नेक्स्ट 48 मंथ्स हमें ये 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा एंड आफ्टर साइनिंग अ डील विद इन 10 ईयर्स हम प्रॉपर ये 40 एयरक्राफ्ट हमको बनाने हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन अलग है कि स्पेन इज़ मच डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम बात करें देन इंडिया, सो टाइम ड्यूरेशन दोनों को अलग अलग दिया है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग और फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 48 मंथ्स के अंदर स्पेन बना के देगा, 10 ईयर्स के अंदर हमारे पास 40 ऐसे एयरक्राफ्ट्स बन जाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ द स्क्रैपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। स्क्रैपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या बोला गया है कि हमारा जो IAF है दैट इज़ इंडियन आर्म फोर्स, ये प्रॉपर एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं जो कि रशिया के साथ बना रहे हैं, विच इज़ ऑफ 20 टन्स, जो कि इसी को AN-32 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था, जिसका इनिशियल डिस्कशन किया गया था पर वो प्रॉपर स्क्रैप्ड आउट कर दिया, उसको डिस्कशन आगे नहीं गया। सो रशिया के साथ भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि 20 टन्स का हम एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट बनाएंगे विद द नेम ऑफ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि इट वाज स्क्रैप्ड आउट, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है ये जो यूज़ कर रहे थे एवरोज़, ये एवरोज़ यूज़ कर रहे थे, ये 1960s का है, तब से अब तक यूज़ कर रहे थे। तो ये एक इशू हुआ, एक बड़ा इशू राइज अप हुआ, जिसमें 2013 में बिडिंग किया गया। आफ्टर द बिडिंग हमारे एयरबस और टाटा कंसोर्टियम के बीच में ये प्रॉपर अप्रूवल दिया गया डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ 2015 में कि ये दोनों ही हमारा मेजर इसका डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ दिस C295MW ये जो बन रहा है अभी, ठीक है, इट इज़ अ प्लेन ऑफ 5 to 10, इसकी फीचर्स बताई गई है, ठीक है। इट इज़ अ प्लेन ऑफ 5 to 10 टन्स का वेइंग कैपेसिटी है इसका, विद द रेयर रैम्प डोर, एक फीचर है इज़ द रैम्प डोर। उसके साथ अ क्विक क्यों रैम्प डोर दिया, सो दैट यू कैन हैव अ क्विक रिएक्शन एंड पैरा ड्रॉपिंग सिस्टम आप कर सको ऑफ ट्रुप्स एंड कार्गो, इसके लिए रैम्प डोर बनाया है। एंड इट इज़ पावर्ड विथ दी Pratt and Whitney PW127, Pratt and Whitney विच इज़ PW127 इंजन से वो बनाया जा रहा है। इसकी सब पार्ट्स जो हैं वो PW100 फैमिली के मैकेनिज्म से बिलोंग करेंगे और इसका जितना भी है सब इंडिजीनियस वॉरफेयर से बनेगा, हमारे इंडिया के लोग ही खुद से मतलब इंडिया से बनेगा। अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, ये एक क्वेश्चन होता है। ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब हम किसी पे टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंड नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट राइज होगा, क्योंकि मैकेनिज्म बनाओगे तो यू नीड अ लेबर, राइट। सो लेबर आएगी, अनस्किल्ड लेबर्स आएंगे, स्किल्ड लेबर्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम होने लगेगा, सेविंग्स होगा, GDP इंक्रीज होगा एंड ओवरऑल अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो उस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। इकोनॉमिकली भी ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article states that more emergency landing strips to be developed. गडकरी राजनाथ inaugurates project. अब ये हुआ क्या है, तो एमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्रॉपर ऐसा रूट वेव बनाया है। फर्स्ट इनाग्रेशन हुआ कल थर्सडे को, पहला इनाग्रेशन हुआ ये, विच वॉज इन द हाईवे का प्रॉपर अगर मैं नाम बताऊँ, सो राजस्थान का
925A हाईवे जो है हमारा नेशनल हाईवे 925A, वो हमारे राजस्थान के बॉर्डर्स पे आता है, वहाँ पर बनाया जा रहा है और उसका इनॉग्रेशन कल किया गया है। ऐसे सेम हाईवेज, ऐसा एस्टिमेशन दिया है हमारे गडकरी एंड राजनाथ सर से कि ऐसे सेम 19 और हाईवेज ये लोग बनाने वाले हैं, ताकि स्ट्रैटेजिकली अगर मैं बात करूँ, स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। बाउंड्री सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, बाउंड्री बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, नेशनल सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं। देन इमरजेंसी लैंडिंग हमारे रेस्क्यू फोर्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए भी एक बेनिफिशियल होगा। कहीं पे कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गया, दे नीड इमरजेंसी लैंडिंग या दे नीड अ प्रॉपर जहाँ पे वो लैंड करके वो जो भी रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो उस पर्सपेक्टिव से भी उनके लिए वो मदद कर सकते हैं। So, Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari on Thursday said the emergency landing facilities will be developed at many places to strengthen the security. So, main उनका motive क्या है? To strengthen the security. सबसे पहला motive. Inaugurating the facilities on the National Highway 925A in Rajasthan with Defence Minister Rajnath Singh, he said this runway will protect strategically the important border. वापस बताया, so that they can protect strategically the important borders. According to the officials, there will be 19 other places included, जैसे फालुंडी जैसलमेर road, then बारमर जैसलमेर which is in राजस्थान, खड़गपुर बालासोर वेस्ट बंगाल में है, हसीमारा गुवाहाटी रोड इन आसाम, भुज नायला गुजरात, ले न्योमा एरिया इन आसाम एंड जॉर्टन बरगत रोड। तो ये सब जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। सो नाउ आवर नेशनल हाईवेज विल बी of a use to the army, which will make our country more secure and always ready for emergency situations, the statement quoted by Mr. Gadkari as saying. अब ये इसमें भी क्यों इम्पोर्टेंट है? इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिकली कैसे होगा? बनाएंगे, दे नीड लेबर, दे नीड स्किल्ड एज वेल अनस्किल्ड लेबर, सो इट विल लीड टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमिक का बेनिफिट। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली अभी जैसे हमने देखा, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, बॉर्डर कंट्री के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ये आर्टिकल में हमारे लिए जानना ज़रूरी था, वाई इट इज़ मेड। अगर ये क्वेश्चंस आ गए एमसीक्यूज़ में कि वाई दिस इमरजेंसी रूट्स आर मेड, सो आप क्लियरली इसको पढ़ पाओ कि क्या रीजंस एक्चुअली इसके है। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट रेलवे बोर्ड ऑर्डर्स अनाउंस क्लोजर ऑफ ग्रीन फ्यूल विंग। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर बॉडी का नाम दिया है। ठीक है, वो बॉडी के बारे में पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन हम इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या बताना चाहते हैं। सो इसमें जो बॉडी का नाम दिया है, उस बॉडी का प्रॉपर नाम इज़ इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल। इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल। तो पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग होती क्या है, और तब हम इस आर्टिकल के बारे में देखेंगे तो कि आप समझ पाओ। ठीक है, सो सबसे पहले इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल जो है, इट इज़ अ प्रॉपर सेपरेट एंटरप्राइज। इट इज़ अ प्रॉपर सेपरेट एंटरप्राइज जो कि ग्रीन फ्यूल पे काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रेन्स हो गए, मेट्रोज हो गए, ये जितने भी चीज़ें हैं, ट्रेन्स हो गए, फिर जो भी रेलवेज़ के पार्ट हैं, उसमें ग्रीन फ्यूल को कैसे अल्टरनेटिवली हम यूज़ करें। अब क्वेश्चन होगा कि ग्रीन फ्यूल क्या होता है? ग्रीन फ्यूल मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कि जो हम एक्चुअल डीजल पेट्रोल्स यूज़ होते हैं ट्रेन्स में, डीजल्स जो यूज़ होते हैं, उसके अल्टरनेटिव में हम ऐसा क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीएनजी। ठीक है, सीएनजी के बाद सोलर पैनल्स कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर द वर्किंग ऑफ ट्रेन। देन रेन्यूएबल एनर्जीज किस वे में यूज़ कर सकते हो ताकि आप एनर्जी रिसोर्सेज बचा
पाओ। सो इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिव फ्यूल जो है ये एक प्रॉपर बॉडी है जो कि ग्रीन फ्यूल के रिस्पेक्टिव पे काम करता है। ठीक है, करंटली जो है इनका वर्किंग जो है वो 2-3 प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स पे, पर ये बोला जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स अफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये जो ग्रीन फ्यूल विंग है या फिर ये जो AROF है इसको सब्सटीट्यूट या रिप्लेस किया जाएगा बाय अनदर बॉडी। द 2 बॉडीज आर रेलवे बोर्ड एंड नदन बोर्ड। ये 2 बॉडीज उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ग्रीन फ्यूल तो बायोडीजल्स हो गए। ठीक है, प्रॉपर टारगेट के हिसाब से दे वर्क कि इस टाइम तक ये लोग को ये नया एडॉप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना है ताकि वो लोग नए प्लान्स ला सके। ठीक है, सो ये एक विंडो वर्क होता है रेलवे का टू ब्रिंग आउट एन अल्टरनेटिव फ्यूल इंस्टेड ऑफ डीजल और दी रिसोर्सेज दैट आर यूज, ताकि हम उसको बचा सकें फॉर द फ्यूचर। एंड कहीं ना कहीं जो एमिशंस होते हैं, कार्बन एमिशन हुआ, जो कार्बन न्यूट्रलिटी ला सके, एनवायरनमेंट बचा सके, उस पर्सपेक्टिव से वर्किंग के लिए हम ये बॉडी का फंक्शनिंग रखे थे। करेंटली ये चीज़ अनाउंस कर दिया गया था कि 7 सितंबर के बाद से इनकी जो ऑफिशियल वर्किंग है वो बंद कर दी है। ठीक है, ऑफिशियल वर्किंग इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे से, जो कि अब है रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड इसके जगह पर अब से काम करेगा। ठीक है, जो इसकी एग्जिस्टिंग वर्क जो चल रही है दैट इज सोलर पैनल एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट्स है जिस पर इसकी करंट वर्किंग चल रही है। तो अभी से उस पर वर्किंग जो है रेलवे बोर्ड काम, और नदन रेलवे बोर्ड जो ये है इस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये एस्टिमेशन किया जाता है इन कीपिंग दिस मिशन टुवर्ड्स अ ग्रीन रेलवे द इंटरनेशनल रेलवे ऑर्गेनाइजेशन अल्टरनेटिव फ्यूल हैड इनवाइटेड बिड्स जस्ट लास्ट मंथ। ये बिडिंग जो किया गया था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड प्रोजेक्ट के रिलेटेड किया गया था ताकि ये कॉन्सेप्ट को जो है हम मोबिलिटी ला सके। और इसका फर्स्ट ट्रायल वो लोग दे वर डूइंग बिटवीन निपत एंड जिंद सेक्टर ऑफ नदन रेलवे। ठीक है, 2 डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स एंड 2 हाइब्रिड लोकस वर प्लान्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर मूवमेंट। एंड एस्टिमेशन था कि 2.3 करोड़ उसका खर्चा हम बोल सकते हैं लगेगा। ठीक है, सो उसके जगह पर वो लोग जो है रिन्यूएबल मतलब CNG का यूज़ करना चाहते थे ना, उसके लिए दे वर करेंटली वर्किंग। उसके बाद द मूव टू क्लोज डाउन दिस ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू अ टाइम व्हेन द ट्रेड यूनियन एट प्रोटेस्टिंग द मोनेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसका जो मेजर इशू है वो मोनेटाइजेशन की वजह से स्टार्ट हुआ। क्यों? ऑल द इंडियन रेलमैन फेडरेशन प्रेसिडेंट मिस्टर कनिंग सेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैड नो मॉरल राइट्स टू मोनेटाइज द एसेट्स ऑफ इंडियन रेलवे एंड अदर पब्लिक सेक्टर। करेंटली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इंडियन रेलवे कैसा है जो कि प्रॉपर इंडिया के हाथ में था, बट अभी वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, प्राइवेट लोग उसमें ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। सो एसेट्स जो है अब डिवाइड हो जा रहे हैं। So the decision of center to monetize the railway and the oath and other government established assets for 6 lakh crore by leasing them for 35-99 years। ये ट्रेड जो है जो PPP साइन होता है वो इस ड्यूरेशन में होता है कि इतने लाख करोड़ का एस्टिमेशन है, लीज है, साइन किया है, और 99 ईयर्स का 35-90 ईयर्स का ड्यूरेशन साइन किया दोनों के बीच में, जिसमें कि 400 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, सेंट्रल चेन्नई और चेन्नई इग्मोर जो सदर्न रेलवे है, फिर 90 सुपरफास्ट ट्रेन्स, 4 हिल ट्रेन सर्विसेज, ये जैसे जिसमें नीलगिरी माउंटेन्स आ गए रेल। ठीक है, फिर 1400 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ये सब जो है मोनेटाइज कर दिया, प्राइवेट लीज को दे दिया कि इस पर प्रॉपर काम आप करो। क्या क्या था? तो 400 रेलवे स्टेशन जो कि हमारे प्रॉपर चेन्नई, सेंट्रल चेन्नई और चेन्नई इग्मोर में आता था, 90 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, 4 हिल ट्रेन सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे, 1400 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये सब इनके हाथ में दे दिया, लीज साइन किया प्राइवेट के साथ कि प्राइवेट आप इस पर काम करेगा। सो उनका ये बोलना है कि आप इसको जो है हमारा जो है प्रॉपर गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो शेप है इकोनॉमी का वो अब कॉर्पोरेट हो जाएगा पूरी तरह। जो प्रॉपर हमारा वर्किंग था गवर्नमेंट का, सोशलाइज्ड वर्किंग, अब वो नहीं हो पाएगा। तो उनका ये था कि अगर आप इसको विड्रॉल करोगे फैसिलिटीज़ को तो कहीं ना कहीं पैसेंजर्स के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, जिस वजह से ये चेंजेस किए गए हैं, सो दैट उनको एक अश्योरिटी वो दे सके कि वी आर वर्किंग फॉर यू
ओनली। सो उस पर्सपेक्टिव से ये चेंजेस किया है इस बॉडी में। हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि अब उसके जगह पे कौन काम करेगा या फिर ये बॉडी का मेन वर्किंग था क्या। आई होप सो आज का न्यूज़ आपको पूरी तरह समझ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।